हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। डे 27 है 45 डे चैलेंज का। टारगेट है हमारा यूजीसी नेट 2024। ठीक है, देखिए याद रखिए, पिछले वीडियो में मैंने टॉप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू को डिस्कस किया था। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे टॉप मैक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू, है ना। जो भी बच्चे ये 2024 में यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, कृपया करके इन वीडियोस को जरूर देखा करें। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज पहले बता दूं, अगर आप रांची से हैं, बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, सीयूटी, यूजी, पीजी, है ना, इन सब का क्लासेस करना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर में, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल कीजिए और आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद केन्स। बिल्कुल, केन्स ने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें कहा था कि कंजम्पशन जो होगा वो एब्सोल्यूट रूप से करंट इनकम का फंक्शन होगा, है ना। इन्होंने कहा था कि जो एपीसी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन एमपीसी होगा, मतलब देयर विल बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ध्यान रखिए, there will be linear relationship between income and consumption but non proportional relation। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास और कंजम्पशन फंक्शन, एल्ड द सेम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या ये ऐसा है? सेविंग फंक्शन देखिए हमारा दिया हुआ है कितना, -20, देखिए -20 प्लस 0.4y, ये हमारा सेविंग फंक्शन है। तो मतलब जीरो, यहाँ पे एमपीएस है कितना, 0.4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस, मतलब 0.4 कितना आएगा, 10/4, दैट इज कितना होगा, 2.5। ठीक है ना। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 20 प्लस 0.6y, तो ये मतलब यहाँ पे एमपीसी कितना है, एमपीसी है 0.6। हम लोग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जानते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी होता है हमारा एक, है ना। दैट मीन्स 1/1 माइनस 0.6 आया वही 1/0.4, मतलब कि आएगा फिर से 2.5। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही है। कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेजेस व्हेनेवर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम। नहीं, जब टैक्सेस बढ़ता है ना तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू घटेगा, राइट। फिर है बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट आर डायरेक्टली रिलेटेड। नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट हाइयर है, ठीक है, तो बॉन्ड प्राइस जो होगा वो लोअर है, वहां पे रहता है, और लोअर है मतलब बॉन्ड प्राइस जो होगा वहां पे हाइयर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको पता होगा, मैंने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बताया भी था। एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। रीजन है वेल्थ इफेक्ट, इनकम रेट इफेक्ट ऑफ अ चेंजिंग इन एग्रीगेट प्राइस। ठीक है, जब प्राइस सस्ता होता है तो वेल्दियर फील करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो लोअर प्राइस पर हाइयर डिमांड, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड का है रीजन। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट इफेक्ट कहता है अगर इंटरेस्ट रेट, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में क्या हुआ, प्राइस घट गया, तो चूंकि परचेजिंग पावर क्या हो गया, उसका बढ़ गया, तो वो क्या कर, उसको पैसे की जरूरत कम पड़ेगी तो लोन कम लेगा, तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट घटा देगी। जब इंटरेस्ट रेट घटाएगी तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और डिमांड ज्यादा करेंगे, फिर से क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। तो ये दोनों सही है। ठीक है, ओनली वेल्थ इफेक्ट नहीं, ओनली वेल्थ इफेक्ट नहीं होता है, वेल्थ इंटरेस्ट इफेक्ट दोनों ही होता है। ओनली इंटरेस्ट रेट इफेक्ट नहीं, इक्वल वेल्थ इफेक्ट एंड इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन एग्रीगेट नहीं, इक्वल इफेक्ट नहीं हो सकता है, ये डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द सॉर्टन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज, जो सॉर्टन एग्रीगेट सप्लाई होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। नॉमिनल वेजेज आर स्टिकी इन द सॉर्टन, क्योंकि नॉमिनल वेज होता है वो स्टिकी होता है सॉर्टन में। दैट इज हायर एग्रीगेट प्राइस लेवल लीड टू हायर प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इंक्रीज एग्रीगेट आउटपुट इन द सॉर्टन। बिल्कुल सही है, वेजेस जो होता है वो शॉर्ट रन में स्टिकी होता है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ता है ना तो हायर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होता है, तो आउटपुट वगैरह इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे
शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यही होगा, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्सीड यूनिटी, नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ध्यान रखिएगा ये पहले दिया हुआ है एक्सीड यूनिटी इक्वल टू यूनिटी, फिर यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस यूनिटी, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। वेजेज स्टिकी होता है, ठीक है। तो अगर प्राइसेस बढ़ भी जाए तो वेजेस में चेंजेस वहां पे नहीं होने वाला है, तो ये सब ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये इन द वर्टिकल पोर्शन ऑफ एलएम कर्व, एलएम कर्व जो है हमारा अगर वर्टिकल हो, ठीक है, इस प्रकार का हो, राइट, फिस्कल पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव वाइल मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव, गलत है, क्योंकि यहाँ अगर वर्टिकल एलएम कर्व होगा तो फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगा। इन द वर्टिकल एलएम कर्व फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव वाइल मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, इफ एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव, अगर एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल हो तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होगा कंप्लीटली इनइफेक्टिव होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जो होगा आईएस कर्व शिफ्ट करेगा फिस्कल पॉलिसी के कारण। ये 45 डे चैलेंज में एक दिन मैंने बताया है पॉलिसी इफेक्टिवनेस एंड इनइफेक्टिवनेस, ठीक है, तो वहां पे आप वीडियो जाके देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड एलएम कर्व वर्टिकल मॉनेटरी पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव, मैंने कहा ना अभी कि अगर एलएम कर्व वर्टिकल है तो मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगा, फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा, कंप्लीटली इनइफेक्टिव होगा, ठीक है। इन द हॉरिजॉन पोर्शन ऑफ एलएम कर्व फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी बोथ आर इफेक्टिव, नहीं दोनों इफेक्टिव तो नहीं होता है भाई, अभी मैंने बताया था ना कि अगर हॉरिजॉन्टल है एलएम कर्व तो मॉनेटरी पॉलिसी वहां पे कंप्लीटली इनइफेक्टिव होगा, ठीक है। इन द हॉरिजॉन पोर्शन ऑफ एलएम कर्व नीदर फिजिकल नॉर मॉनेटरी इफेक्टिव, नहीं गलत है ये, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होगा वहां मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव होगा, लेकिन फिजिकल पॉलिसी कंप्लीटली इफेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए डिस्पोजेबल इनकम डज नॉट इंक्लूड, देखिए डिस्पोजेबल इनकम की जब भी बात करेंगे तो वो होता है इनकम माइनस टैक्सेस, मतलब इनकम में आप क्या किए, टैक्सेस को हटा दिए, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं, कॉर्पोरेट डिविडेंड नहीं, पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है, वो टैक्स को इंक्लूड करता ही नहीं है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम होता है इनकम का वो पार्ट जो आफ्टर टैक्सेस के बाद आपके पास बच जाता है, जिसको आप कंजम्पशन वगैरह पे खर्च कर सकते हो, ठीक है। इनकम माइनस टैक्सेस होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू केन्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए प्रोफेसर केन्स ने इन्वेस्टमेंट के दो डिटर्मिनेंट के बारे में बात किया है, एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर एमईसी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, मतलब जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका ज्यादा होगा कैपिटल पे तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो लोअर इन्वेस्टमेंट होगा, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो हायर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट इसमें नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स को एमईसी में ही इन्होंने शामिल किया है, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में ही, तो ये दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड नॉट अ थ्योरी ऑफ आउटपुट और मनी इनकम और द प्राइस लेवल, ये फ्रीडमैन का कहना है, याद रखिए। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था वो एक्चुअली में थ्योरी था किस चीज का, डिमांड फॉर मनी का थ्योरी था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। 8 है, कहता है मनी इज न्यूट्रल इफ चेंज इन मनी स्टॉक लीड्स टू, देखिए जो हमारा मनी जो होता है, मनी न्यूट्रलिटी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब भी मनी सप्लाई में चेंजेस होगा, ठीक है, मनी स्टॉक में चेंजेस होगा, है ना, तो वो किसी भी प्रकार का रियल मतलब नॉमिनल वेरिएबल को अफेक्ट, मतलब रियल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई जो हुआ हमारा, ये हमारा नॉमिनल वेरिएबल है, और ये जो नॉमिनल वेरिएबल है वो रियल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। रियल वेरिएबल मतलब आउटपुट को अफेक्ट नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, रियल इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
क्लियर, रियल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। ये सब जो चीजें हैं इसको अफेक्ट नहीं करता है कौन, मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई नॉमिनल वेरिएबल है, इट विल नॉट अफेक्ट रियल वेरिएबल। तो पहला ऑप्शन क्या है, चेंज इन प्राइस वाइल रियल आउटपुट इंटरेस्ट रेट एंड रियल बैलेंस रिमेन अनचेंज। गलत है, यहाँ पे रियल आउटपुट क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ आउटपुट लिखना था और रियल इंटरेस्ट रेट यहाँ होना चाहिए था, सिर्फ इंटरेस्ट रेट है मतलब वो नॉमिनल की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा प्राइस, हाँ, और यहाँ तक मनी सप्लाई जब चेंज होगा ना तो प्राइस लेवल सिर्फ चेंज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चेंज इन प्राइस लेवल एंड आउटपुट विथ इंटरेस्ट रेट एंड रियल बैलेंसेस रिमेनिंग अनचेंज, फिर से सिर्फ इंटरेस्ट रेट लिखा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। चेंज इन प्राइस लेवल एंड रियल इंटरेस्ट रेट विथ आउटपुट एंड रियल बैलेंस रिमेनिंग अनचेंज, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा होगा। नो चेंज इन प्राइस लेवल आउटपुट नहीं, ये गलत है, ठीक है। चेंज होता है, प्राइस लेवल चेंज होगा, रियल जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। रियल वेरिएबल मतलब क्या बोला मैंने, आउटपुट, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल बैलेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए 9 नंबर है, कहता है व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज इन्फिनिटिवली इंटरेस्ट इलास्टिक, मतलब डिमांड फॉर मनी क्या है, इंटरेस्ट पूरा तरह से इनइलास्टिक, मतलब इलास्टिक है, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मॉनेटरी पॉलिसी निल होगा, ठीक है। अरे सीधा सीधी एलएम कर्व जो हॉरिजॉन्टल होता है, अभी बताया था ना मैंने, कहाँ बताया था, अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, एलएम कर्व जब हॉरिजॉन्टल है तो मॉनेटरी पॉलिसी वहां पे क्या कंप्लीटली इनइफेक्टिव है ना, ठीक है। तो बस ये ऑप्शन याद रखिएगा, क्लियर है। तो नील होगा, कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। चलिए कहता है बैंडवागॉन इफेक्ट, देखो बैंडवागॉन इफेक्ट क्या है ना, कि जब दूसरों को देख करके व्हेन आवर कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेटिव इनकम ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी का इनकम, सोसाइटी का कंजम्पशन पैटर्न के कारण हमारा कंजम्पशन या हमारा जो डिमांड पैटर्न है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो बैंडवागॉन इफेक्ट या तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट इनकम में कहीं पर नहीं बताया गया, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में से बताया गया, बाकी कहीं नहीं बताया गया, क्योंकि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो डुजनबेरी ने दिया था, उन्होंने कहा ही था कि जो कंजम्पशन होता है वो दो चीजों से अफेक्ट होता है, एक तो होता है रिलेटिव इनकम ऑफ सोसाइटी और दूसरा होता है पास्ट पीक इनकम, राइट। तो ऑप्शन 2 होगा, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इस्टेब्लिश से, देखो फिशर इक्वेशन ने दिया था ना, डिमांड फॉर मनी शुड बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, उसी पॉइंट पर प्राइस लेवल का डिटर्मिनेशन होगा। डिमांड फॉर मनी P इंटू टी था बराबर V इंटू एम, वेलोसिटी ऑफ मनी ऑन क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना। यहाँ पे P बराबर इन्होंने क्या बोला था, आपका VM/T, जहां V और T कांस्टेंट माना गया है, दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस, नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, कोई कोई क्वेश्चन आपको ऑप्शन देख के करना है, ये भी हमारा ऑप्शन सही था, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बताया, क्योंकि फिशर का कहना था इफ वी डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी प्राइस लेवल विल बी डबल, मतलब डायरेक्ट है साथ में प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में और सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस। तो हमारा सी ऑप्शन होगा, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस। नेक्स्ट क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ISLM कर्व। IS कर्व जानते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग के इक्वालिटी से डेराइव किया जाता है, LM कर्व लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा जो है वो डेराइव किया जाता है LM कर्व। तो सेविंग जो होता है इंटरेस्ट का फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट भी इंटरेस्ट का फंक्शन होता है, ठीक है। सेविंग इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, ISLM कर्व में ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। सेविंग इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, अगर मैं इन्वेस्टमेंट सेविंग का लाइन बना दूं, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज सेविंग, है ना, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना इनकम है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर इनकम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटता है तो क्या होगा, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट घट गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं,
ये हमारा चलो ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं ना। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ बोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम। नहीं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है, पूरी तरह से कंफर्म है ये, है ना। IS कर्व एंड LM कर्व शोज द इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एंड इन गुड्स मार्केट। नहीं, गलत है ये, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो ये गुड्स मार्केट है, ये मनी मार्केट है। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ IS एंड LM कर्व शेड्यूल शोज द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। गुड्स मार्केट मनी मार्केट में एक साथ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। जिस पॉइंट पर IS कर्व और LM कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, है ना, वो पॉइंट जो है वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दिखाता है गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन होगा। इन्वेस्टमेंट सेविंग दोनों को इंटरेस्ट रेट का फंक्शन यहाँ पे माना गया है, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा गया वेजेस आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। बिल्कुल सही है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हाँ जी, ये बोला गया है JB केन्स के द्वारा। देयर इज लेजर फेयर पॉलिसी लीडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेजर फेयर पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, जिसके कारण फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इन मनी थ्योरी। बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना, मनी थ्योरी में। तो हमारा जो आंसर होगा, अच्छा, थ्योरी ऑफ मनी दिया हुआ है ना, थ्योरी ऑफ मनी जो हमारा है फीसर ने दिया था, कैम्ब्रिज ने दिया था, क्लासिकल का। इन लोगों ने क्या कहा था? फीसर का कहना था कि जो प्राइस लेवल है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा ठीक है, सही है, ये भी सही है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या कहना था कि डिमांड फॉर मनी और डिमांड फॉर सप्लाई, है ना, जहां इक्वल होता है वहां पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है। जहां उन्होंने डिमांड फॉर मनी का रीजन इन्वेस्टमेंट बताया था, सप्लाई ऑफ मनी का जो रीजन है वो कैपिटल, वो सेविंग बताया था, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग दोनों इंटरेस्ट का फंक्शन होता ही है। चलो ठीक है, ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, कहता था बेसिक assumption ऑफ क्लासिकल अप्रोच टू डिटरमाइन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेज रिजिडिटी। नहीं, दोनों फ्लेक्सिबल होता है। वेज फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस नहीं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को माना है किसने? क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, ठीक है। जबकि केन्स ने कहा था कि रिजिडिटी पाया जाता है ना। न्यू केन्सियन ने भी कहा था प्राइस स्टिकनेस के कारण जो होता है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना, रिजिड होता है। लेकिन क्लासिकल का क्या मानना था? क्लासिकल पूछा वो रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है वेज एंड प्राइस मार्केट में, ठीक है। कहता है इन द लॉन्ग रन, कहता है लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल वर्टिकल होता है, यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी बोलिए, है ना, पोटेंशियल जीडीपी बोलिए या फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए, ठीक है। चेंज इन मनी सप्लाई डू नॉट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट। नहीं है, जब लॉन्ग रन में ऑलरेडी पोटेंशियल लेवल ऑफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे रहता था, मनी सप्लाई कुछ भी होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 16 है, कहता है फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिमांड बेसिकली शोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इनकम वेलोसिटी बिकम्स अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन। नहीं, इनकम वेलोसिटी बिकम्स अ फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। हम मनी सप्लाई का फंक्शन बोला गया था, जहां पे जो इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी है ना, वो हमारा क्या था? याद रखिएगा, जब भी हम लोग इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करते हैं तो ये रेशियो होता है, ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई से कंप्लीटली इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। बाकी तो ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं लग रहा, बाकी गलत है। लास्ट ऑप्शन है मनी सप्लाई बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। नहीं, रेट ऑफ रिटर्न से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। 17 है द लेटर कर्व, यहाँ पे लेफर कर्व होगा, ठीक है, लेफर कर्व, राइट, लेटर कर्व नहीं होगा, लेफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, है ना। इन्होंने कहा था टैक्स रेट जब शुरुआत में बढ़ता है टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे रेट ऑफ टैक्स और ज्यादा ऑप्टिमम लेवल से भी बढ़ेगा ना, तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए घटने लगता है। क्लियर? 18 है फिशर इफेक्ट shows other thing remaining same that an increase in expected inflation at home country lead to a rise in home interest rate। हाँ,
फिशर्स इफेक्ट का है ना कि जैसे से रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो पैसे की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑकुन्स लॉ डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन रियल जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं ये, है ना। इनका कहना है कि इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है 1%, ठीक है, तो जो जीडीपी है वो 2% घट जाएगा। क्लियर है, चलिए वही है ना। ऑकुन्स इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस इन कंट्रीज प्रोडक्शन, मतलब जीडीपी। ये प्रेडिक्ट करता है कि 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट विल यूजुअली बी एसोसिएटेड विद 2% ड्रॉप ऑफ जीडीपी, इससे 2% जीडीपी ड्रॉप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिशर्स वर्जन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन एम भी बराबर पीटी वेयर एम इज मनी सप्लाई, एम या मनी सप्लाई, वी वेलोसिटी ऑफ मनी रिप्रेजेंट करता है जो सर्कुलेशन में है, पी प्राइस लेवल है, टी का मतलब ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा आप लोगों को देखना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज कहीं तक धन्यवाद।